हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और उनको मैंने डिफाइन किया था। ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे मेल करके कहा कि सर ट्रांजिटिव रिलेशन फिर से एक बार मुझे समझा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है कि मैं आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन फिर से समझा दे रहा हूँ। और उसके साथ हम आज काउंटिंग टेक्निक सीखेंगे कि रिलेशन में नंबर ऑफ फ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, कोई भी सेट अगर दिया हो जो कि फाइनाइट सेट हो तो उस पर कैसे हम निकालेंगे कि कितने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक होंगे, असिमेट्रिक होंगे। तो इनको मैं काउंट करने का आपको तरीका बताऊंगा। ओके। तो सबसे पहले आज ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं हम। ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको संक्रामक संबंध भी कहते हैं। संक्रामक संबंध, ठीक है, हिंदी में। मैंने कहा था कि अ रिलेशन ऑन सेट A is said to be transitive relation if whenever A related to B and B related to C, this implies A related to C। ठीक है। A B से रिलेटेड हो, B C से रिलेटेड हो तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। इफ whenever, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, क्या कि यदि A B से रिलेटेड हो, B C से रिलेटेड हो तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। मैंने एक सेट ले रखा था A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। और इस आप जानते ही हैं कि A क्रॉस A फाइंड आउट करने का हम प्रयास करते हैं जब भी रिलेशन निकालना होता है। तो वो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब ये दो पेयर मिले तो ये पेयर मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि एक मैं कोई रिलेशन लिख रहा हूँ R1, अगर मैंने इसमें 1 2 लिखा, ठीक है, 2 3 लिखा, तो इसमें 1 3 होना चाहिए, वरना ये ट्रांजिटिव रिलेशन कभी नहीं होगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी पेयर के फर्स्ट पेयर का सेकंड और सेकंड पेयर का फर्स्ट, ठीक है, जब भी मिल जाए आपको, ठीक है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट दोनों पेयर के मिल करके एक एलिमेंट रिलेशन में जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। ये मैंने बताया था। और देखते हैं जरा इसके बारे में। R2 मैंने लिखा 1 2, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? यहां पे नेसेसरी क्या है कि A B से रिलेटेड हो, B C से रिलेटेड हो, तब कंपल्सरी है कि A रिलेटेड टू C होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है तो वो 100% ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो वो 100% ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है। मैंने लिखा है कि ये संक्रामक संबंध होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी आप देख लीजिए, इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है ना। ये एक संक्रामक बीमारी है ये। ठीक है ना। तो उसी से आप समझने का प्रयास कीजिए इसको, कि अगर कोई A पर्सन है, उसने B को इन्फेक्ट किया, ठीक है, और B ने C को इन्फेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली A C को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन यदि केवल हम कहें A ने B को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, A ने B को इन्फेक्ट कर दिया, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या वो संक्रामक बीमारी नहीं रही? वो 100% संक्रामक बीमारी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो एक पर्सन है, यानी कि अगर वो संक्रामक है, यहाँ पे आपने देखा कि A B को केवल मान लीजिए कर रहा है,
लेकिन वो बीमारी तो संक्रामक है, ठीक है। तो ए बी का जो पेयर होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन बना देगा, ओके। और देखिए इसको और कैसे समझेंगे, मान लीजिए R3 लेते हैं, एक रिलेशन और लेते हैं, ठीक है। मैंने 1 2 लिया, ठीक है, और एक पहले सेट दूसरा कंसीडर करते हैं बी में 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, उसमें क्या मेंबर है 1 2 3 4, ओके। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान सा है। मैंने अभी जो कोविड-19 या आपको कोरोना वायरस के बारे में बोला कि वो संक्रामक बीमारी है, वो संक्रमण से फैलता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए एक पर्सन 1 है, उसने 2 को इन्फेक्ट किया इन मुंबई, मान लीजिए, ठीक है, और 3 ने 4 को इन्फेक्ट किया इन दिल्ली, ठीक। तो 1 ने 2 को इन्फेक्ट किया इन मुंबई और 3 ने 4 को इन्फेक्ट किया इन दिल्ली, ठीक है। तो ये पेयर हमारे पास हो गया। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट सिटीज ऑफ कंट्री, ओके। तो यहां से आप देख रहे हो, तो क्या बताइए, ये बीमारी संक्रामक है कि नहीं? डेफिनेटली संक्रामक है, संक्रमित कर रहा है। 1 ने 2 को किया, यहाँ 3 ने 4 को किया, डजंट मैटर। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, कॉमन होता तब हम फर्स्ट और लास्ट को लेकर के पेयर बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर रिलेशन हमको मिलता है तो भी वो क्या होगा, संक्रामक रिलेशन यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कि कोई भी फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट अगर कॉमन नहीं मिलता है इन दैट सिचुएशन, तब भी वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो संक्रामक के लिए ये यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये जरूरी है कि अगर 2 पेयर मिल गए जिसमें कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उस कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड को लेकर के एक पेयर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि पेयर हैव नो कॉमन पॉइंट, इन दैट सिचुएशन दैट रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस पेयर अगर मिल गया तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मिल करके वो एक पेयर जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है या सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे R2 में आप देख रहे हैं, इन ऑल दीज सिचुएशंस रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। आई होप आपको यहाँ से तो क्लियर हो ही गया होगा, और जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया वो भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमेशा याद रखिए कि अगर कॉमन पॉइंट मिला तो फर्स्ट और थर्ड को लेकर के एक पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। यदि कॉमन पॉइंट नहीं मिला, आई रिपीट, अगर कॉमन पॉइंट उसमें नहीं मिला, इन दैट सिचुएशन दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई सिंगल है तो वो भी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो और 1 1 के बारे में या 2 2 या 3 3 के बारे में इस तरह सोच सकते हैं कि 1 1 को 2 पेयर मान लीजिए, क्योंकि आप सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 1 से रिलेटेड है, फिर 1 1 से रिलेटेड है, तो ये 1 1 से रिलेटेड यानी कि यही पेयर आपको मिल जाएगा। इस सिचुएशन में अगर आप 1 1 से भी लेकर के बनाते हैं या 2 2 से या 3 3 से, तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हाँ, ट्रांजिटिव रिलेशन में काउंटिंग नहीं हो पाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ हमको ये नहीं पता होता है कि किस प्रोसेस से हम उस ट्रांजिटिविटी को फॉलो करा रहे हैं एलिमेंट्स को, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे ये निकाल पाना बहुत कठिन काम है, ठीक है। बाकी सब रिलेशंस के लिए इजीली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक काउंटिंग प्रिंसिपल आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत आसान है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैं काउंटिंग प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन में भी आप इसका प्रयोग करते हैं। विदाउट दिस वी कैन नॉट रीच ऑन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन कंसेप्ट, ओके। जब तक कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन समझ में नहीं आने वाला है। और बेसिकली इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये काउंटिंग प्रिंसिपल बताऊंगा, और ये काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। देखिए होता क्या है, 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल होता है, एक
एडिशन प्रिंसिपल होता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल कब वर्क करता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि गोरखपुर से LKO लखनऊ जाने के मान लीजिए 3 रास्ते हैं, ठीक। एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। फिर लखनऊ से दिल्ली जाने के मान लीजिए आपके पास 4 रास्ते हैं। ठीक है, गोरखपुर से लखनऊ जाने के 3 रास्ते हैं, लखनऊ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं। तो गोरखपुर से दिल्ली जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है। हमने देखिए यहाँ पे क्या है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इस प्रोसेस पे नहीं आएंगे। यानी कि जब तक हम यहाँ एक रूट तय नहीं कर लेंगे तब तक हम इन चारों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। यानी कि इस प्रिंसिपल में ये मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रिंसिपल कैसे फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्क की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हम इस पे विचार करते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है गोरखपुर से लखनऊ जाने की, ओके, और लखनऊ से दिल्ली जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि व्हेन वन वर्क इज कंप्लीटेड देन वी कैन रीच टू अदर वर्क, ओके। तो पहला वर्क कंप्लीट होगा तभी दूसरे पे हम जा सकते हैं। तो इस तरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने की तो टोटल पॉसिबिलिटी 3 × 4 होगी। इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि 12 तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये तरीका चुना, ये रास्ता, तो इस रास्ते के लिए यहां से यहां जाने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4। मैं यहां से यहां लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से मैं इस रास्ते से भी जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी, दूसरे से जा सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरे से जा सकता हूं, तीसरी पॉसिबिलिटी, और ये चौथी पॉसिबिलिटी। यानी कि फर्स्ट ये जो रास्ता जो है इस फर्स्ट के लिए 4 पॉसिबिलिटी है, ओके। इन अ सिमिलर मैनर सेकंड के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी होगी और थर्ड के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब या वर्ड यूज होता है कि ये रास्ता चूज करें या ये रास्ता चूज करें या ये रास्ता चूज करें, ठीक है। इन दैट सिचुएशन यानी कि अगर इस रास्ते को हमने चूज किया तो ये दोनों रास्तों को हम नहीं चूज कर पाएंगे, इसको हमने चूज किया तो इन दोनों को नहीं चूज कर पाएंगे, और इसको यदि चूज किया तो इन दोनों को हम चूज नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक ऑप्शन लेने पर बाकी ऑप्शंस क्या हो जा रहे हैं, हमारे ब्लॉक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अगर मेरे पास कई ऑप्शंस हैं उनमें से एक को करते हैं तो बाकी की पॉसिबिलिटी बंद हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप कॉइन को टॉस करते हैं, ओके, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों की एक एक पॉसिबिलिटी है। तो कॉइन को टॉस करने पे कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि टेल आने की एक और हेड आने की एक, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 1 पॉसिबिलिटी प्लस 1 पॉसिबिलिटी, ओके। इन अ सिमिलर मैनर जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन को लिया तो बाकी ऑप्शन हमारे ब्लॉक हो गए, ओके। यानी कि दिस पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी मैंने लिया तो बाकी दोनों ब्लॉक हो गए, और दिस पॉसिबिलिटी इफ यू टेक दिस पॉसिबिलिटी देन दीज 2 पॉसिबिलिटी totally blocked, okay. In that situation we can take either this or this, okay. जब भी हमारा या आता है यानी कि और वर्ड यूज होता है तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि एक काम होने पर बाकी सारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी 4 है, इसकी पॉसिबिलिटी 4 है, इसकी पॉसिबिलिटी, यहां एडिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, यानी कि 4 + 4 + 4 हाउ मेनी, 12, ओके। यानी कि सम ऑफ दिस 3 इज 12, ओके। तो ये 2 ही प्रिंसिपल हैं, एक एडिशन प्रिंसिपल है और एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, एडिशन यूज करते हैं प्रिंसिपल को व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली exclusive, okay, mutually exclusive. This means if we have
if we have two event or choices, ठीक है, मैं हमारे पास दो इवेंट या चॉइसेस हैं. इफ first choice happen, then other choice is blocked. अदर choice is blocked. ओके, यानी कि अगर एक दो हमारे पास इवेंट हैं, एक इवेंट को चूज करते हैं या एक चॉइस को, फर्स्ट चॉइस को हम लेते हैं, तो सेकंड चॉइस आपका क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है. ठीक है ना. इन दैट सिचुएशन वी सेड द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, यानी कि पहला अगर हो गया, हैपन हुआ, तो चॉइस ऑफ सेकंड इज ब्लॉक्ड. दूसरा हुआ तो चॉइस ऑफ फर्स्ट इज ब्लॉक्ड. यानी कि एक काम करेंगे तो दूसरा अपने आप ब्लॉक हो जाएगा. देखिए, डाइस को आप थ्रो करते हो. ओके, डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो क्या होता है, अगर 1 आएगा, डाइस में आप जानते हैं कि 6 फेसेस होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट उस पर प्रिंट होते हैं. ओके, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो अगर 1 आएगा तो 2 3 4 5 6 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी. 2 आएगा तो 1 3 4 5 6 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी. इन अ सिमिलर मैनर सारे के सारे जो इवेंट्स इसमें होंगे, एक को होने पर बाकी सारे की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे हमारे पास इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि डाइस को जब हम फेंक रहे हैं तो किसी नंबर के आने की क्या पॉसिबिलिटी है. ओके, किसी नंबर को आने की क्या पॉसिबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है. तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स 6 इवेंट्स हो गए. वो सिंपल इवेंट्स हो गए. एक का आना एक इवेंट है, 2 का आना एक इवेंट है, 3 का आना एक इवेंट है, 4 का, 5 का एंड सिमिलरली 6 का, सभी के आने की पॉसिबिलिटी 1 1 है. ठीक है, तो कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6. ओके, तो इसी तरीके से 6 कैसे आई, 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि हमने जोड़ा यहाँ पे. क्यों, क्योंकि अगर एक इवेंट होता है तो बाकी सब रुक जाते हैं. ठीक है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इन दैट कंडीशन हम उन इवेंट्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं. आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात. ठीक है ना. तो ये एडिशन प्रिंसिपल है. अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं हम. मान लीजिए आपके पास 2 इवेंट्स हैं. एक इवेंट्स कुछ तरीकों से हो सकता है, दूसरा इवेंट कुछ तरीकों से हो सकता है, लेकिन हम दूसरे इवेंट पे तभी जा सकते हैं जबकि पहला इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि फर्स्ट हमारा जो टारगेट हो वो अचीव हो चुका हो, तब हम सेकंड पे जाते हैं. तो इस कंडीशन में जब हम प्रिंसिपल लगाते हैं तो उसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कहते हैं. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी देख लेते हैं. यानी कि गुणन का सिद्धांत. ठीक है, ये कब फॉलो करता है, मैंने आपको बताया, अभी बताया था हमने कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के हमारे पास 3 तरीके हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सिमिलरली लखनऊ से दिल्ली जाने के हमारे पास 4 रास्ते हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं और यहाँ पे 4 चॉइसेस. ठीक है, जब तक एक इवेंट कंप्लीट नहीं होगा हम दूसरे को के बारे में सोच नहीं सकते हैं. ओके, तो इस कंडीशन में हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इफ वी हैव 2 इवेंट्स, 1 event occur in m ways and other in n ways, then number of way to complete whole process
इज m इंटू n। ओके, m इंटू n। हमारे पास दो इवेंट है, वन इवेंट अकर कर रहा है m वेज से, अदर इवेंट कर रहा है n वेज से, देन नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट होल प्रोसेस इज mn। ओके, यानी कि mn तरीकों से हम पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी होती है तो किसी सामान का वो प्रोडक्शन करती है तो उसमें कई प्रोसेस में काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि बॉटल बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, बॉटल के लिए आपके लिए रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक है उसको फ्रेम करेगा। ओके, पहला प्रोसेस। फिर उसके ऊपर उसमें मटेरियल डालेगा, दूसरा प्रोसेस। फिर उसको कैपिंग करेगा, तीसरा प्रोसेस। ठीक है ना, तीनों प्रोसेस के मान लीजिए कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए पहले प्रोसेस के लिए उसके पास 3 मशीनें हैं, दूसरे प्रोसेस के लिए 2 मशीनें हैं, तीसरे प्रोसेस के लिए 3 मशीनें हैं। ठीक है ना, तो होल प्रोसेस को करने के लिए उसके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, तीनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज ऑफ कि ना पहला अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा बॉटलिंग हम नहीं कर पाएंगे, बॉटल बनाने के बाद बॉटलिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें फिलिंग नहीं कर पाएंगे, और जब तक फिलिंग नहीं करेंगे तब तक उसमें टैपिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसके ऊपर कवर नहीं आप लगा सकते हैं। इसलिए तीनों आपके प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक जब कंप्लीट होगा तभी दूसरा शुरू होगा। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ओके, तो आपको आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज एडिशन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कैसे ये दोनों प्रिंसिपल वर्क करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अपने रिलेशंस पे कि काउंटिंग कैसे करते हैं रिलेशंस की। ओके, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले वही एग्जांपल हम लेते हैं। कोई एक सेट है जिसमें आपके पास 3 मेंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 ही एलिमेंट लेकर के करते हैं। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए पहले 3 एलिमेंट लेकर के करना आसान होता है। उसको समझाएंगे और फिर n एलिमेंट्स पे लेकर के हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, तो A क्रॉस A क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ओके, आपके पास A क्रॉस A ये आपको मिल गया है। ठीक है, अब हमको मान लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हमने क्या बताया था, A रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A ओनली। ठीक है, इसको कर लीजिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A रिलेटेड टू A होना चाहिए ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। देखिए, अब हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 यही तो रिलेटेड है इससे, तो इसको हमको 100% चूज करना ही करना है। ठीक है, यानी कि इन सभी की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी आप बता सकते हैं। 1 1 की भी पॉसिबिलिटी 1 होगी, 2 2 की भी पॉसिबिलिटी 1 होगी और 3 3 की भी पॉसिबिलिटी 1 होगी। उनको हमको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है कि लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, लेना है या नहीं लेना है तब 2 पॉसिबिलिटी होंगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेना ही लेना है आपको, तो इन दैट सिचुएशन इसकी पॉसिबिलिटी 1 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 है। तीनों की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 1 1, और बाकी सब इनको हमें किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेना है। देखिए, लेना है तो एक प्रोसेस, नहीं लेना है तो दूसरा, तो टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 2 संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास इनको नहीं लेना है, यानी कि डायगोनल्स के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 1 1 ही होगी। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इनको नहीं लेना है। अगर ये संभावना होती कि ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, यहाँ पे इनकी भी 1 1 1 है और इन सभी की भी 1 1 1 है। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1। अब मल्टीप्लीकेशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे,
पहले को लेंगे तभी दूसरा को ले सकते हैं, दूसरे को लेंगे तभी तीसरे को ले सकते हैं, तीनों को एक साथ नहीं, एक एक को स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ठीक है ना। तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस, अब पूरा इनको लेने की टोटल पॉसिबिलिटी 1 × 1 × 1, ठीक है। हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, फिर ये तो 3 कॉपीज जो हो गई वो डायगोनल एलिमेंट्स की होंगी, और बाकी 3 जो होंगी आपकी, बाकी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 × 1 × 1 × 1 4 5 एंड 6, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1 × 1 यानी कि 1, या डायरेक्टली यहीं पे सीधे आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का मिलेगा आपको, और वो एक ही होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने n एलिमेंट ले लिया, ठीक है, n एलिमेंट, a इज इक्वल टू 1 2 3 ... n, ओके। तो a क्रॉस a कैसे होगा, 1 1 1 2 ... 1n 2 1 2 2 2n, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर n1 n2 n, ओके। ये टोटल आपके ए क्रॉस ए में। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को आपको हर हाल में लेना ही लेना है। तो n कॉपीज कितनी हो जाएंगी, 1 × 1 × 1, कितने टाइम्स कितनी कॉपीज होंगी, n कॉपीज होंगी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 × 1 × 1, कितनी बार हो जाएगा ये n, ठीक है। और फिर आपके पास, अच्छा इसमें n एलिमेंट है तो a × a में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 × 5 एलिमेंट होंगे, ओके। तो इस तरह यहाँ पे n है तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर में से इनको निकाल दीजिए, वही ना बचेंगे सारे। जैसे यहाँ पे मैंने, हमारे पास 9 एलिमेंट थे, 3 × 3 9 किया था, तो इन तीनों को निकालेंगे तो 6 बचेंगे ना, तो वो 6 यहाँ पे आए थे। उसी तरह इनमें जब इन एन्स को निकाल देंगे हम तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचेंगे, ओके। तो 1 × 1 × 1, ये कितने बार आएगा, n स्क्वायर माइनस n, कितनी कॉपीज होंगी, इतनी, ठीक है। ये n कॉपीज, ठीक, ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 हो जाएगा, ओके। ये n एलिमेंट के लिए भी वही होगा, प्रोसेस एक ही आएगा। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि रिलेशन ऑन सेट A is said to be reflexive if for every A belongs to A related to A, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ सिर्फ खुद ही से नहीं रिलेटेड होने चाहिए, वो दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन खुद से वाला जरूर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो हमको देखिए फिर क्या है, हमारे पास ये तीनों होने ही होने चाहिए। तो इन सभी की पॉसिबिलिटी क्या है, हमारी 1 है, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा अब मैं 1 2 को ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं, ठीक है। 1 3 को ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। 2 3 को ले भी सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, यानी कि एक्सेप्ट दीज एंड डायगोनल, दीज 3 डायगोनल मेंबर्स, all of members have 2 possibilities, ओके। हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। बाकी के लिए 2 2 और इस डायगोनल वाले के लिए 1 1, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए डायगोनल वाले जो है हमारे पास
वो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है 3 कॉपीज हैं। फिर इन सब की कितनी है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी और इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि बाकी 6 की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, ठीक है, यानी कि 6 कॉपीज हैं, ठीक है। तो टोटल क्या होगा 1 क्यूब इंटू 2 पावर 6, ठीक है 2 पावर 6। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 2 के पावर 6, यानी कि 2 के पावर 6 नंबर ऑफ वे होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाउंड आउट करने के, यानी कि इतने रिलेशंस रिफ्लेक्सिव पॉसिबल हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जबकि मैंने ए में 3 एलिमेंट ले रखा था। अब हम इस n की बात कर लें, ठीक है। तो अब देखिए इन डायगोनल एलिमेंट्स को तो लेना ही लेना है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, लेना ही लेना है। तो इस डायगोनल एलिमेंट को जब हम लेंगे हर हाल में, तो इन सब की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 होगी, उनको तो लेना ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा 1 इंटू 1 डॉट 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 1, कितनी कॉपीज होंगी, n कॉपीज होंगी, ठीक है, इनटू इसके अलावा कितने मेंबर बचेंगे, मैंने बताया था n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि डायगोनल में मेंबर देखिए ये 3 है तो 9 पूरे मेंबर है, 9 में इन डायगोनल में कितने मेंबर है 3, जितनी इसकी संख्या होती है उतनी डायगोनल पे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है n, a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, तो डायगोनल पे नंबर कितने होंगे, वो भी n ही होंगे, ठीक है। और टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन कितने होगा, इसके n स्क्वायर माइनस n कॉपीज होंगी, ठीक है, इतनी कॉपीज होंगी, ठीक है। तो इसकी 1 है और इसकी n स्क्वायर माइनस n है, तो इसका 1 हो जाएगा 1 के पावर n और इसका 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ओके, ये होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 2 के पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 3, देखिए इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि हमारा जो ये रिजल्ट है वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब n की वैल्यू यदि 4 एलिमेंट होगा तो 2 के पावर 4 स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए ये सारे रिलेशंस नेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। गेट के एग्जाम हुआ, नेट का एग्जाम हुआ और फिर आपका जैम का एग्जाम हुआ, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, एमएससी के लिए आईआईटी उसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए फिर आईआईटी जैम हो गया, तो उसमें भी नंबर ऑफ रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है, यानी कि काउंटिंग प्रिंसिपल आपको पता है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, ओके, और उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में हमने बताया था कि अगर A रिलेटेड टू B है तो यहां से B रिलेटेड टू A हमको मिलना चाहिए फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R, ठीक है। R के सारे वो पेयर्स का हमको सिमेट्री जरूर मिलना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपके पास क्या है, आप देखिए सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट करने में मैंने बताया था कि ये तीनों सिमेट्रिक रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन तीनों डायगोनल वाले मेंबर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है 2, ओके। इन तीनों डायगोनल्स के मेंबर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है 2, ओके। अब मैंने ये कहा कि अगर 1 2 आएगा तो 2 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 2 आएगा तो 2 1 आना चाहिए। अगर 1 2 नहीं आया या 2 1 नहीं आया तो उसका सिमेट्री जरूर है 100% की वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो इस वाले पेयर की पॉसिबिलिटी क्या हो गई 2। कैसे? अगर 1 2 आया तो 2 1 भी आना चाहिए, अगर नहीं आया तो दूसरा वाला भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि दिस पेयर हैव 2 पॉसिबिलिटी इन अ सिमिलर मैनर फॉर 1 3 एंड 3 1 दिस पेयर हैव ऑल्सो 2 पॉसिबिलिटी। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एंड एट लास्ट 2 3 एंड 3 2 ऑल्सो हैव 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है? और 1 1 2 2 3 3 ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी कि इसमें जितने मेंबर होंगे सबकी पॉसिबिलिटी 2 ही होगी। ओके? तो आपका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे? दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितने हैं डायगोनल पे? 3 हैं, तो 3 कॉपीज यहाँ पे हो गए। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस पेयर की बात कर रहे हैं हम, हमेशा पेयर की बात है होगी। यहाँ पे 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, नहीं आएगा तो 1 2 नहीं आया तो 2 1 भी नहीं आएगा। ठीक है? तो जब भी बात करेंगे एज अ पेयर बात करेंगे, यानी कि एज अ पेयर वो 1 एलिमेंट ट्रीट होगा। ठीक है? तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हैं? 1 2 2 1 एक पेयर, 1 3 3 1 दूसरा पेयर, और 2 3 3 2 तीसरा पेयर। ठीक है? तो यहाँ पे आपके कितने हो गए? 3 कॉपीज। ठीक है? यानी कि यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 6। ठीक है? 2 के पावर 6 इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 2। ठीक है ना? 1 प्लस 2 क्यों किए हैं? ये 1 देखिए, इस डायगोनल को छोड़ दें, इस डायगोनल के ऊपर कितने होंगे? जो सबसे अपर मोस्ट वाला होगा उसमें 1 होगा, फिर उससे लोअर वाले में 2 होंगे। ठीक है? तो यानी कि 1 प्लस 2 इसको लिखने का ये तरीका होगा। ठीक है? तो इतने कुल तरीके होंगे अगर सेट ए में 3 मेंबर्स हों। ओके? अगर सेट में n मेंबर्स हों तो कैसे निकालेंगे? सेट में n मेंबर्स होंगे तो डायगोनल्स में कितने मेंबर्स हैं? यहाँ पे n मेंबर्स हैं और सभी की पॉसिबिलिटी 2 है। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? n कॉपीज हैं इसके ना। ठीक है? n कॉपीज। अब देखिए, इस डायगोनल को छोड़ दें तो आपके पास मेंबर कितने थे? n स्क्वायर माइनस n। अब उसमें भी कितने को लेना है? आधे को, तो बाई 2। आधे को लेना है तो बाई 2, क्योंकि इस डायगोनल के ऊपर कितने मेंबर्स होंगे? ठीक है? जैसे इस डायगोनल के ऊपर 3 मेंबर्स हैं, तो टोटल पहले कितने थे? 6 का आधा कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। डायगोनल को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके 3 मेंबर्स है ना, तो 3 ये और 3 ये 6 हुए। लेकिन हमको लेने कितने होते हैं? आधे ही लेने होते हैं, क्योंकि उसका पेयर उसके साथ ही आएगा। ओके? तो हम उसको क्या कर दिए? हाफ कर दिए। ठीक है ना? यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 इतनी कॉपीज होंगी। यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n ओवर 2। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जरा इसको 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1/2 n माइनस 1 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है? 1/2 n माइनस 1। अच्छा, ये किसी के सम का फार्मूला है। ओके? ये किसी के सम का फार्मूला है, अगर आप ध्यान देंगे तो। अब इसको भी अगर इंक्लूड कर लें, यदि देखिए इसको भी यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 के टोटल पावर कितना होता है? देख लीजिए जरा। 2 के पावर यहाँ पे क्या है? n है, प्लस 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 यानी कि क्या होगा? 2 के पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 यानी कि 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ओके? तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 n प्लस 1। ये सिग्मा n का फार्मूला है। सिग्मा n क्या होता है?
नेचुरल नंबर्स का सम 1 से लेकर स्टार्ट होकर के n नेचुरल नंबर के सम को हम 1/2 n+1 से लिखते हैं, ठीक है ना। और 1/2 n+1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिक सीरीज के हेल्प से, ठीक है। आप देखिए, अगर हमको लिखना होगा 1 + 2 + 3 + ... n, इसका सम निकालना है तो उसका होता है सम 1/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n, ठीक है। और आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n, n/2 a + l, a मतलब कि फर्स्ट टर्म, l मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक है। उसके हेल्प से ये फर्स्ट टर्म 1 हो गया, लास्ट टर्म n हो गया, नंबर ऑफ टर्म n, तो ये सिग्मा n से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि इस टोटल को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर सिग्मा n लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 2 के पावर क्या आएगा 1 + 2 + 3, ठीक है। 3 + 2 5 + 1 6, 2 के पावर 6 यहां पे रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका सम अगर निकाल रहे हो तो 6 सारा इस फॉर्मूले में रखोगे तब भी आ जाएगा। 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 और 1 + 3, ओके। तो 1 + 3 करोगे तो क्या होगा 1/2 3 × 4, तो 2 × 2 = 4, तो 3 × 2 = 6, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 6 यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ, यानी कि दिस रिजल्ट जस्टिफाई दिस रिजल्ट, ओके। यानी कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। असिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा ये हमको देखना होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन ये भी चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज आप करके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। और उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आपका शॉर्टकट एक मेथड भी क्रिएट हो गया कि हाउ वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इफ वी हैव 3 ऑब्जेक्ट इन सेट A, then number of symmetric relation is 2 power 6, and if we have n members, then formula is 2 to the power summation n, okay. By this formula we can calculate the number of symmetric relation, okay. अब थर्ड आते हैं हम, नंबर ऑफ asymmetric relation कितना होता है। asymmetric relation, ठीक है। तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, असिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब देखिए ये तीनों मेंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको चेक करना है, ठीक है, डायगोनल्स वाले। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 1 ले लिया, 1 1 आपने ले लिया तो क्या होगा, तो इसको अगर हम इसको आपस में चेंज कर देते हैं तो भी वही मेंबर मिलेगा। यानी कि अगर 1 1 ले लिया तो आप इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे तब भी वो एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कि वो इस हमारे रिजल्ट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल्स के मेंबर्स को हमको 100% नहीं लेना है, ठीक है। डायगोनल्स के मेंबर को 100% हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। यानी कि दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन this relation. So all of these 3 members have 1 choices, okay. All of member have 1 choice. तो अब बाकी के लिए अगर 1 2 हम लेंगे तो 2 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। 1 2 को लेंगे तो 2 1 को नहीं लेंगे, या यदि 2 1 को लेंगे तो 1 1 को नहीं लेंगे, या हम दोनों ही नहीं लेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे पास 3 चॉइसेस होगा, ठीक है। अगर आपने इसको ले लिया तब तो इसे नहीं लेंगे आप, या इसे ले लिया तब इसे आप नहीं लेंगे, या ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों को ना लें, ठीक है। यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास 3 चॉइसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। इस पेयर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 3 चॉइसेस। अगर 1 2 को लेंगे बिलोंग्स टू आर, तो हमें 2 1 को नहीं लेना होगा, ठीक है। अगर 2 1 को नहीं लेंगे आर में
लेंगे आर में तो 1 2 को नहीं होना चाहिए। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों को ही ना लें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 और 2 1 दोनों को ही ना लें। ओके, नॉट बिलोंग्स टू आर, दोनों को ही ना लें। ठीक है, तो यानी कि बाकी जितने पेयर्स हमारे पास मिल रहे हैं उनके पास 3 चॉइसेस है। एक बार और मैं समझा देता हूं। देखिए 1 2 को लेंगे तो 2 1 को नहीं लेंगे, एक पॉसिबिलिटी हो गई। 2 1 को लिए तो 1 2 को नहीं लेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि उस पेयर को ही ना ले। ठीक है, उस पेयर को ही ना ले, तब भी तो वो असिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम उसमें 1 3 ले लें, केवल 1 3 ले लें। अगर कोई असिमेट्रिक रिलेशन हमको बनाना होगा आर, तो अगर हमने 1 2 लिया तो हम 2 1 को नहीं लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया मान लीजिए। दूसरा रिलेशन, ये एक तरह से खेल है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 2 को लिया, 1 3 को लिया, 3 1 को नहीं लिया, तो ये भी तो आपका असिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, तीसरा आपके पास तीसरा ये भी है कि हम ना 1 2 को लें ना 2 1 को लें। ठीक है, दोनों को मैंने नहीं लिया, सॉरी यहाँ पे 1 2 लिया था। ठीक है, यहाँ पे 2 1 ले लें मान लीजिए, तो ये भी तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, असिमेट्रिक रिलेशन। एक और रिलेशन लेते हैं कि ना 1 2 को लिया ना 2 1 को लिया, हमने 1 3 को ले लिया। ओके, तो यानी कि 1 2 2 1 के लिए के पेयर के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहला वाला देखिए यहाँ हुआ, दूसरा वाला यहाँ हुआ, और तीसरा वाला कि हमने दोनों को ही नहीं लिया, हम बाकी एलिमेंट से बना लिए असिमेट्रिक रिलेशन। ओके, यानी कि वी विल हैव 3 चॉइसेस। तो ऐसा तीनों पेयर्स के साथ होगा ना, 3 चॉइसेस होंगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं इरेज करता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या हो जाएगा कि अब देखिए डायगोनल्स वाले मेंबर को आपको 100% नहीं लेना है, यानी कि एक एक ही चॉइसेस है, नहीं लेना है उसको। तो ये 1 × 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू बाकी के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। बाकी पेयर्स के लिए 3 चॉइसेस, यानी कि 3 × 3 × 3। ओके, ये बाकी के लिए 3 चॉइसेस। तो ये क्या हो जाएगा 1 पावर 3 × 3 पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 + 2। ठीक है, 3 के पावर 1 + 2 क्यों कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका है। इसके लिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, n हो। ठीक है, तो डायगोनल सेल मेंबर्स कितने हैं, n है। ठीक है, तो 1 × 1 × 1 कितनी कॉपीज हो जाएंगी, n कॉपीज, इनटू अब क्या हो जाएगा 3 पॉसिबिलिटी ना, 3 × 3 × 3, ये कितनी कॉपीज होंगी। इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉपीज हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये एक पेयर है। ठीक है, ये एक पेयर है। इस पेयर ये कितने पेयर्स होंगे, n² - n पेयर्स होंगे, n² - n पेयर्स होंगे। ठीक है, इन सभी की पॉसिबिलिटी क्या है 3, तो ये n² - n पेयर। ओके, ठीक है, तो बाई 2 इतने पेयर्स होंगे। ठीक है ना, बाई 2 पेयर्स हमको लेना है ना चूंकि। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 के पावर n × 3 के पावर n² - n/2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 1/2 n-1। ठीक है, अभी हमने आपको n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको n-1 नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक है, देखिए 1 + 2 + 3 + ... n-1। ठीक है, ये हमें लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 सम का फॉर्मूला 1/2 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें n-1 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n-1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1/2 n-1। तो इसको हम सिग्मा n-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज 3 to the power सिग्मा n-1।
ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जब n इज इक्वल टू 3 जरा रखिए आप लोग, क्योंकि 3 मेंबर्स लेके हमने ये रिजल्ट निकाला था, तो 3 निकाला था, तो यहाँ पे क्या आया 3 और 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, 3 पावर 3, देखो 3 पावर 3 आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला हमारे प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहा है, जो हमने फिक्स करके निकाला है, 3 ही मेंबर्स लेकर के निकाला है, उस कंडीशन में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। ओके, आई होप आपको असिमेट्रिक रिलेशन भी निकालना आ गया। बहुत ही आसान सा तरीका था कि असिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। लास्ट एक आता है एंटी सिमेट्रिक, उसको भी देख लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इफ एंटी सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो हमारा a इक्वल टू बी होना चाहिए, a इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा हमें कि ये ए बी हो, अब हमने कहा ए बी बी हो तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि ये डायगोनल्स के मेंबर्स की बात हम अगर करें, हम क्या कर रहे हैं कि ए बी से रिलेटेड हो, बी ए से रिलेटेड हो, ए बराबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये यहाँ पे प्रत्येक ए बी सी के लिए नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो पेयर होगा इसमें उसी के लिए ये बात हो रही है। अगर ए बी पेयर में है, बी ए पेयर में है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायगोनल मेंबर्स को देखिए, ये 1 1 आ रहा है, दोनों स्लॉट्स इक्वल है, ठीक है, दोनों स्लॉट्स इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 1 को अगर हम ले, ठीक है, और नहीं भी ले सकते हैं, 2 2 को ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसी तरह 3 3 को ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 1 को ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 2 2 को भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और 3 को भी ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। ऑल दीज 3 मेंबर्स ऑफ ए क्रॉस ए हैव 2 चॉइसेस, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 इंटू 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी के लिए देखिए, हम यहाँ से थोड़ा इसके काउंटर से चलते हैं। ये हो तो ये होगा, अगर ये नहीं हो तो इसकी क्या संभावना है, अगर a नॉट इक्वल टू बी हो तो इसकी क्या क्या संभावना है, देखिए। यानी कि अगर ए बी आर में हो, इसका नहीं का मतलब क्या है, तो बी ए नहीं होना चाहिए, ओके, तब ये चीज नहीं होगा। अगर बी ए है तो ए भी नहीं होना चाहिए, और यदि दोनों ही ना हो, ठीक है, तो हमारा ये चीज आएगा। यानी कि प्रत्येक बाकी बचे हुए पेयर्स के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। बाकी पेयर्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो क्योंकि हम चूंकि पेयर लेना है हमको, ये पेयर की ही बात हो रही है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी प्रत्येक पेयर के लिए होगी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ठीक है ना। तो इसका लिए फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इस n एलिमेंट यदि होते हैं तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए डायगोनल्स के सबकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी, n कॉपीज होंगी, ठीक है, इनटू सभी पेयर्स के लिए क्या है, 3 चॉइसेस हैं, तो पेयर्स इतने ही हों, तो 3 इंटू 3 इंटू कितने चॉइसेस, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 के लिए इतनी चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 बाई 2 टाइम्स n माइनस 1, और ये सिग्मा n होता ही है, सिग्मा n माइनस 1 होता ही, अभी लास्ट में हमने समझाया था आपको, तो इसमें आप रख के देख भी सकते हैं।
इस फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, जब 3 मेंबर थे तो 2 के पावर 3 ये आ गया, और 3 के पावर 1/2 3 इंटू 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 के पावर 3, यानी कि इसको ये जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रांजिटिव जो रिलेशन होते हैं उसको कैलकुलेट कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि हमको पेयर्स में किस तरह से ले रहा हूँ, इसको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को जान पाना थोड़ा सा कठिन काम होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का आज का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ये फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप लोग एक काम जरूर करेंगे, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोगों को लेक्चर हमारा समझ में आ रहा है या नहीं। लेक्चर का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इससे आप लोग को कॉन्सेप्ट आपका बूस्टअप होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिक्स पे आधारित होते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।